नमस्कार मित्रों, पीवाईक्यू मित्रा के इस वीडियो में स्वागत है। नमस्कार। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने वाले हैं जिनमें एक अद्भुत कहानी छिपी है। एक ऐसे समाज की कहानी जिसने जंगलों को साफ करके न सिर्फ खेत बनाए बल्कि एक ऐसी शासन व्यवस्था की नींव रखी जिसे भारत के पहले लोकतंत्रों में से एक कहा जाता है। और इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ सत्ता का मतलब अधिकार जताना नहीं था, बल्कि जिम्मेदारी निभाना था। एक ऐसी व्यवस्था जहाँ राजा राजा नहीं बल्कि समुदाय का सबसे बड़ा सेवक होता था। बिल्कुल। आज हम जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मुंडा शासन व्यवस्था या मुंडा गवर्नेंस सिस्टम पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, और हम इस व्यवस्था की जड़ों से लेकर इसकी पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव संरचना को समझेंगे। तो चलिए इस व्यवस्था की जड़ों से शुरू करते हैं। ये मुंडा जनजाति आखिर है कौन और कहाँ से आई? तो अगर हम एथनिकली देखें तो मुंडा जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से संबंधित है। इसे कभी कभी कोलारियन ग्रुप भी कहा जाता है। अच्छा, और इनकी भाषा? इनकी अपनी एक बहुत समृद्ध भाषा है, मुंडारी, जिसे वो खुद होड़ो जगर कहते हैं। होड़ो जगर? हाँ, मतलब मनुष्यों की बोली। और ये लैंग्वेज ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का हिस्सा है, जो इसे भारत की कई दूसरी भाषाओं से काफी अलग बनाती हैं। और इनके झारखंड में बसने को लेकर भी कई थ्योरीज हैं, है ना? ऐसा तो नहीं था कि हमेशा से यहीं थे? नहीं, ऐसा नहीं माना जाता। एक सिद्धांत कहता है कि वे मूल रूप से तिब्बत के आसपास के थे, जबकि दूसरा उन्हें दक्षिण पश्चिम भारत से जोड़ता है। लेकिन ज्यादातर क्या माना जाता है? ज्यादातर ये माना जाता है कि एक लंबे माइग्रेशन के बाद और रास्ते में असुरों से संघर्ष करते हुए ये अंततः छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र यानी आज के झारखंड में आकर बस गए। यही रुकते हैं एक पल। असुरों से संघर्ष, इसका क्या मतलब है? क्या ये किसी पौराणिक कथा का हिस्सा है या इसका कोई हिस्टोरिकल आधार है? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। इतिहासकारों में इस पर मतभेद है, लेकिन ज्यादातर ये मानते हैं कि असुर उस क्षेत्र में पहले से रह रही एक और जनजाति थी, जो शायद लोहा गलाने की कला में माहिर थी। अच्छा, तो ये संघर्ष संसाधनों पर नियंत्रण को लेके हुआ होगा? बिल्कुल, जमीन और जंगल पर नियंत्रण को लेकर, जिसे बाद में लोक कथाओं में एक पौराणिक रूप मिल गया होगा। और इसी संघर्ष के बाद जब वो यहाँ बसे तब उन्होंने अपनी पूरी दुनिया की नींव रखी, और वो नींव थी उनकी भूमि व्यवस्था, जिसे खूंटकट्टी कहा जाता है। हाँ, खूंटकट्टी सिस्टम। ये शब्द सुनने में थोड़ा जटिल लगता है, इसका मतलब क्या है? इस शब्द को अगर हम तोड़ें तो पूरी व्यवस्था समझ आ जाती है। खूंट का मतलब होता है परिवार या वंश, मतलब लीनिएज। खूंट मतलब परिवार, ठीक है। और कट्टी का मतलब है काटना या साफ करना। तो खूंटकट्टी का सीधा सा मतलब हुआ किसी एक वंश या परिवार द्वारा जंगल काटकर खेती के लिए बनाई गई जमीन। अच्छा, तो जिस पहले परिवार ने जमीन साफ की वो उस जमीन का मालिक बन गया? बिल्कुल, उस पहले संस्थापक को खूंटकट्टीदार कहा गया और उन परिवारों द्वारा बसाए गए गांव को खूंटकट्टी गांव कहा गया। यही इस पूरी शासन व्यवस्था का इकोनॉमिक और सोशल आधार था। मतलब जमीन किसी राजा की नहीं थी? नहीं, जमीन उन परिवारों की थी जिन्होंने उसे अपनी मेहनत से बनाया था। ये तो अद्भुत है। मतलब ओनरशिप का आधार ही मेहनत थी। अच्छा, स्रोतों में एक पेबल्ड सिस्टम का भी जिक्र है, ये क्या था? ये बस इसी व्यवस्था के विस्तार को समझाने का एक तरीका है। सोचिए, एक शांत तालाब में एक पत्थर फेंकने पर लहरें कैसे बाहर की ओर फैलती हैं। हाँ, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में। बस वैसे ही जब एक खूंट यानी परिवार बढ़ता था तो उसकी नई शाखाएं पास के जंगल साफ करके नए गांव बसाती थी। इस तरह एक ही वंश से जुड़े कई गांव एक दूसरे के आसपास बसते चले गए। सब एक ही जड़ से जुड़े हुए थे। तो ये तो हो गई जमीन और उसके बंटवारे की बात। लेकिन एक गांव को चलाने के लिए सिर्फ खेत तो काफी नहीं होते। गांव की सोशल और रिलीजियस स्ट्रक्चर कैसी थी? सुना है हर गांव के 4 मुख्य स्तंभ होते थे। हाँ, और ये चारों स्तंभ उस गांव की आत्मा की तरह थे। पहला और सबसे महत्वपूर्ण था सरना। सरना? ये एक सेक्रेड ग्रोव होता था, यानी पेड़ों का एक झुंड जिसे काटा नहीं जाता था। माना जाता था कि यहीं गांव के देवता निवास करते हैं। ये प्रकृति के साथ उनके गहरे रिश्ते का प्रतीक था। दूसरा स्तंभ है अखड़ा। ये नाम तो आज भी झारखंड में बहुत प्रचलित है। बिल्कुल, और वजह भी वही है। अखड़ा गांव का कल्चरल सेंटर हुआ करता था। ये एक खुला मैदान होता था जहां दिन में पंचायत की बैठकें होती थीं, न्याय किया जाता था। और रात में? और रात में नाच गाना और उत्सव मनाए जाते थे।
ये गांव का कम्युनिटी हॉल भी था और एक तरह से ओपन कोर्ट भी। बहुत खूब। मतलब जीवन के सारे बड़े फैसले और उत्सव एक ही जगह होते थे। तीसरा स्तंभ है सासन। ससन यानी गांव का कब्रिस्तान। बरियल ग्राउंड। लेकिन ये सिर्फ शव दफनाने की जगह नहीं थी। इसकी खास पहचान थी ससनदिरी से। ससनदिरी? ये बड़े बड़े पत्थर होते थे जो हर कब्र पर रखे जाते थे। तो ये बस कब्र को पहचानने के लिए पत्थर थे? उससे कहीं ज्यादा, ये पत्थर उस परिवार के इतिहास और जमीन पर उनके अधिकार का सबूत थे। हर पत्थर ये बताता था कि इस परिवार का कोई पूर्वज यहीं दफन है और इसलिए इस गांव और इसकी जमीन पर उनका हक है। मतलब एक तरह से जमीन के कागजात थे जो पत्थरों पर लिखे थे। आप कह सकती हैं, ये पूर्वजों की उपस्थिति का प्रतीक भी थे कि वो हमेशा उनके साथ हैं। ये सोच ही कितनी गहरी है। और चौथा स्तंभ घेटियोड़ा? गेतियोड़ा पारंपरिक यूथ हाउस था। यूथ हाउस मतलब एक छात्रावास जैसा? हाँ, एक तरह का छात्रावास और ट्रेनिंग सेंटर जहां गांव के किशोर किशोरियों को उनकी संस्कृति, परंपराओं, संगीत, नृत्य और सामाजिक जिम्मेदारियों की शिक्षा दी जाती थी। ये ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका था। तो सरना, अखड़ा, सासन और गित्योड़ा, इन 4 स्तंभों पर गांव खड़ा था। हाँ। अब इस गांव को चलाने वाले लोगों की बात करते हैं। गांव का पॉलिटिकल हेड कौन था? गांव का राजनीतिक स्तंभ था हातू मुंडा। हातू मुंडा? हाँ, मुंडारी में हातू का मतलब होता है गांव। हाँ। तो हातू मुंडा गांव का प्रधान हुआ, यानी ग्राम पंचायत का मुखिया। और ये एक हेरिडेटरी पोस्ट था जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार में चलता था। और इसकी जिम्मेदारियां क्या होती थीं? ड्यूटीज मुख्य रूप से 3 काम थे। पहला, गांव से लगान यानी रेवेन्यू वसूलना। दूसरा, गांव में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। और तीसरा, गांव के लोगों के आपसी झगड़ों और विवादों का निपटारा करना। एक तरह से वो गांव का एडमिनिस्ट्रेटर भी था और जज भी। तो गांव का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तो हातू मुंडा ने संभाल लिया। लेकिन किसी भी आदिवासी समाज में राजनीति और धर्म को अलग नहीं किया जा सकता। गांव की स्पिरिचुअल पीस को कौन संभालता था? उसके लिए पाहन होते थे जो गांव के रिलीजियस हेड थे। पाहन? उनकी जिम्मेदारी पूजा पाठ और बलि के जरिए गांव के देवी देवताओं और आत्माओं को प्रसन्न रखना था, ताकि गांव में शांति, समृद्धि और अच्छी फसल बनी रहे। वो गांव और डिवाइन पावर्स के बीच एक पुल का काम करते थे। और पाहन अपना जीवन कैसे चलाते थे? क्या उन्हें कोई सैलरी मिलती थी? वेतन तो नहीं, लेकिन उनके काम को सपोर्ट करने के लिए एक बहुत अच्छी इकोनॉमिक व्यवस्था थी। पाहन को गांव की तरफ से कुछ जमीन दी जाती थी जिस पर कोई लगान नहीं लगता था। अच्छा, रेंट फ्री लैंड? जी। इस लगान मुक्त भूमि को डाली कटारी भूमि कहते थे। इसी जमीन की उपज से उनका और उनके परिवार का गुजारा होता था। स्रोतों में एक और बहुत दिलचस्प जमीन का जिक्र है, भूत खेता। इसका नाम ही बड़ा अनोखा है। ये स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन से कैसे जुड़ा है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो पाहन का काम सिर्फ अच्छी शक्तियों की पूजा करना नहीं था, बल्कि गांव को बुरी शक्तियों मतलब भूत प्रेत के प्रकोप से बचाना भी था। ओके। और इस काम के लिए जो विशेष पूजा पाठ और अनुष्ठान होते थे, उनका खर्च उठाने के लिए पाहन को एक अलग जमीन दी जाती थी। इसी जमीन को भूत खेता कहते थे। इसकी आय सिर्फ और सिर्फ गांव को बुरी नजर से बचाने वाले रिचुअल्स पर ही खर्च हो सकती थी। तो ये एक तरह से गांव की आध्यात्मिक बीमा पॉलिसी थी, जिसका प्रीमियम जमीन के रूप में चुकाया जाता था। आप ऐसा कह सकती हैं। ये दिखाता है कि वो फिजिकल सिक्योरिटी के साथ साथ स्पिरिचुअल सिक्योरिटी को भी कितना महत्व देते थे। तो हमारे पास हातू मुंडा हो गए जो पॉलिटिकल हेड हैं और पाहन जो रिलीजियस हेड हैं। क्या इनके कोई सहायक भी थे? इतना बड़ा गांव अकेले तो नहीं संभलता होगा। बिल्कुल, एक तरह का विलेज सेक्रेटेरिएट भी था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था महतो। हाँ, महतो पाहन का सहायक और मुंडा का मददगार होता था। उसका मुख्य काम एक मैसेंजर का था। गांव में कोई बैठक बुलानी हो, कोई त्योहार की सूचना देनी हो या कोई जरूरी खबर पहुंचानी हो तो ये काम महतो करता था। और पाहन की मदद के लिए भी कोई था? धार्मिक अनुष्ठान तो काफी डिटेल्ड होते होंगे। हाँ, पाहन का एक सबऑर्डिनेट असिस्टेंट होता था जिसे पुजार या पनभरा कहते थे। ओके। उसका काम पूजा की तैयारी में मदद करना, सामग्री जुटाना और रिचुअल्स के दौरान पाहन के निर्देशों का पालन करना होता था। तो एक गांव की व्यवस्था तो समझ आ गई। हर रोल तय है, हर जरूरत का ध्यान रखा गया है। लेकिन अगर 2 गांवों में लड़ाई हो जाए या पूरी जनजाति के लिए कोई नियम बनाना हो, तब क्या?
क्या उनके पास कोई सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट जैसी कोई व्यवस्था थी? बिल्कुल थी। और यहीं पर यह व्यवस्था और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। गांव के समूह को मिलाकर एक बड़ी इकाई बनती थी, जिसे पढ़ा कहा जाता था। पढ़ा। ये कई गांवों का एक कॉन्फेडरेसी था। आमतौर पर एक ही वंश या किल्ली से निकले गांव मिलकर एक पढ़ा बनाते थे। तो इस पढ़ा के पास क्या शक्तियां थीं? What were its functions? पढ़ा ही सुप्रीम अथॉरिटी था। उसके पास जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तीनों शक्तियां थीं। अगर दो गांवों के बीच सीमा का या पानी का कोई विवाद हो तो उसका फैसला पढ़ा पंचायत में होता था। तो ये अपील की हाईएस्ट कोर्ट थी? एकदम। किसी भी व्यक्ति के लिए हाथू मुंडा के फैसले के खिलाफ अपील करने की यह सर्वोच्च अदालत थी। साथ ही पूरे समुदाय के लिए नियम कानून बनाना और उन्हें लागू करवाना भी पढ़ा का ही काम था। इस शक्तिशाली पढ़ा पंचायत का मुखिया कौन होता था? यहाँ मानकी और पढ़ा राजा जैसे दो पदों का जिक्र मिलता है, इनमें क्या फर्क था? और यहीं इस व्यवस्था का डेमोक्रेटिक दिल छिपा है। मानकी पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता था, जो उन सभी गांवों के मुंडाओं का नेतृत्व करता था। ये पद वंशानुगत मतलब हेरिडिटरी होता था। और पढ़ा राजा? पढ़ा राजा पूरी पढ़ा का सुप्रीम चीफ्टन या किंग होता था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर है। मानकी का पद जहां वंशानुगत था, वहीं पढ़ा राजा का पद मूल रूप से एक इलेक्टेड पोस्ट था, उसका चुनाव होता था। ये बात तो आज के दौर में सोचना भी मुश्किल है कि एक राजा हो और उसे कोई टैक्स या लगान न मिले। हाँ, यही तो इसकी खासियत है। इस व्यवस्था के पीछे उनकी सोच क्या रही होगी? क्या ये दिखाता है कि उनके लिए राजा का मतलब शासक नहीं बल्कि समुदाय का सबसे बड़ा सेवक था? बिल्कुल, और यही इस व्यवस्था की आत्मा है। यहाँ सत्ता का मतलब अधिकार जताना नहीं बल्कि जिम्मेदारी निभाना था। पढ़ा राजा को कोई भूमि राजस्व नहीं मिलता था, वो एक कोऑपरेटिव लीडर था। तो उनका तर्क क्या था? तर्क सीधा था। जब जमीन ही सबकी साझा मेहनत का फल है तो कोई एक व्यक्ति उस पर अकेले हक कैसे जता सकता है? ये सिद्धांत ही उन्हें बाकी मोनार्की से एकदम अलग खड़ा करता है। जाहिर है इतना बड़ा काम पढ़ा राजा अकेले तो नहीं करते होंगे, उनकी मदद के लिए भी कोई कैबिनेट जैसी व्यवस्था थी? हाँ, पढ़ा राजा के अधीन काम करने वाले कई अधिकारी थे, जैसे दीवान जो मंत्री या मुख्य सलाहकार होते थे। दीवान? ठाकुर जो राजा के सहायक की भूमिका निभाते थे। पांडे जो डॉक्यूमेंट्स और फैसलों का रिकॉर्ड रखते थे, एक तरह से रिकॉर्ड कीपर। और सुरक्षा और कानून के लिए? सुरक्षा के लिए बरकंदाज होते थे, जो एक तरह से गार्ड्स या पुलिस का काम करते थे। और कानूनी सलाह मशवरे के लिए लाल होते थे, जो वकील या अटर्नी की भूमिका निभाते थे। इनके अलावा भी कोई अधिकारी थे? हाँ, कुछ जगहों पर कर्ता और दारोगा जैसे अधिकारियों का भी जिक्र मिलता है, जो व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते थे। तो फिर इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर हम इस पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को समेटना चाहें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? मेरे हिसाब से 3 बातें सबसे अहम हैं। पहली, इसका डेमोक्रेटिक कैरेक्टर। केंद्रीय नेता का चुनाव होना और राजा का बिना किसी रेवेन्यू राइट्स के सेवा करना, ये बातें इसे भारत की शुरुआती लोकतांत्रिक प्रणालियों का एक बेहतरीन उदाहरण बनाती हैं। दूसरा बिंदु शायद जेंडर रोल्स से जुड़ा है। हाँ, ये स्वीकार करना होगा कि ये एक पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर था। महिलाओं की सामाजिक और धार्मिक भूमिकाएं तो थीं, लेकिन उच्च प्रशासनिक पदों पर जैसे मुंडा या मानकी उनकी भागीदारी नहीं थी। इस मामले में ये अपने समय की सीमाओं से बंधी हुई थी। और तीसरा बिंदु न्याय व्यवस्था से जुड़ा है। जस्टिस कैसे डिलीवर किया जाता था? न्याय हमेशा पब्लिक रूप से दिया जाता था, बंद कमरों में नहीं। जैसा हमने बात की, पढ़ा पंचायत की बैठकें गांव के अखड़ा में होती थी, जहां समुदाय के सभी लोग मौजूद होते थे। इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती थी। बिल्कुल, और फैसले पर सबकी सहमति होती थी। न्याय करना एक सामुदायिक कार्य था, किसी एक व्यक्ति का आदेश नहीं। चलिए इस पूरी व्यवस्था के हायरार्की को एक बार आखिर में फिर से समझते हैं, ताकि हमारे श्रोताओं के मन में इसकी एक साफ तस्वीर बन जाए। जरूर। तो इस पिरामिड में सबसे ऊपर लेवल 1 पर हैं पढ़ा राजा और मानकी, और उनके नीचे उनका कैबिनेट, यानी दीवान, ठाकुर, पांडे जैसे अधिकारी काम करते हैं। दूसरे स्तर पर गांव के मुखिया आएंगे। हाँ, लेवल 2 पर हैं हर गांव के हाथू मुंडा, जो अपने अपने गांव में लॉ, ऑर्डर और रेवेन्यू के लिए जिम्मेदार हैं। तीसरे स्तर पर धार्मिक प्रधान। बिल्कुल। लेवल 3 पर आते हैं पाहन, जिनकी सहायता के लिए महतो और पुजार होते हैं। और इस पूरे पिरामिड का आधार यानी चौथा और सबसे महत्वपूर्ण स्तर है खूंट कट्टीदार, यानी लैंड ओनर्स, और रैयत यानी आम ग्रामवासी, जिनकी भागीदारी और सहयोग के बिना ये ढांचा खड़ा ही नहीं हो सकता था। एकदम सही। और ये सब मिलकर
एक सेल्फ सफिशिएंट व्यवस्था बनाते थे जो जमीन, धर्म और राजनीति को बड़ी खूबसूरती से एक दूसरे से जोड़ती थी। एकदम सही कहा आपने। ये एक आत्मनिर्भर और सहकारी व्यवस्था थी जो बाहरी दखल के बावजूद सदियों तक अपनी पहचान बनाए रखने में कामयाब रही। आज हमने मुंडा शासन व्यवस्था के हर पहलू को उसकी बुनियाद से लेकर उसकी सर्वोच्च पंचायत तक विस्तार से समझा। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका था जो सहयोग और सामूहिकता के सिद्धांतों पर आधारित था। थैंक यू।